तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर के परिचय को बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का इससे पहले भी एक पार्ट का वीडियो बनकर के अपलोड हो चुका है, जिसमें मैं अर्धनारीश्वर के सारांश को बताया था, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम लोग लेखक के परिचय को जानेंगे। जैसा कि अगर आप सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस का वीडियो देखे होंगे, तो उसमें आपको पता चला होगा कि परिचय से भी आपको 2 क्वेश्चन जो है सो पूछा जाता है, जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि घर बैठे बैठे आप बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग रामधारी सिंह दिनकर के बारे में समझते हैं, जानते हैं। तो कह रहा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर एक विख्यात एवं प्रतिष्ठित कवि तो थे ही, साथ ही एक उत्कृष्ट कोटि के गद्यकार भी थे। तो देखिए, आप सब अगर जानते होंगे, थोड़ा भी अगर पीछे अगर 2020 का सिलेबस जो देखे होंगे, 50 मार्क्स हिंदी जो था, तो उसमें भी रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता थी। तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि जो है सो मिली हुई है। अगर एक्चुअल तौर पे देखा जाए तो ये कवि पहले आते हैं, बहुत ही फेमस कवि, भारत के अगर कहेंगे तो सबसे फेमस कवि में एक है ये। तो ये राष्ट्र कवि है, राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मिली हुई है। तो ये एक तो कवि थे ही, साथ में ये जो है एक बहुत ही अच्छे गद्यकार थे। एक ने जो कहानियां वगैरह, निबंध वगैरह लिखते हो उसको गद्यकार कहते हैं। तो ये गद्यकार भी थे और साथ में कवि भी थे। और कवि के आगे क्या लगा हुआ है? राष्ट्र कवि थे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ दिया जाएगा कि इनमें से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली हुई है, तो आपको रामधारी सिंह दिनकर पे टिक लगाना है। आगे कह रहा है, वे छायावादोत्तर काल के एक अत्यधिक प्रतिष्ठित कवि माने गए हैं। अब यहाँ पे ये जो कवि थे वो छायावाद कवि थे। अब छायावाद किसे कहते हैं? तो वैसे कवि जो हकीकत पे नहीं लिखते हो, किसी चीज के बारे में कल्पना करते हो, है कि नहीं, जिसको हम लोग महसूस करते हो उस पर कल्पना करते हो और फिर अपनी कविताओं को लिखते हो। या फिर यही कह सकते हैं कि आधुनिक काल में जो प्रकृति की खूबसूरतियों पे जो कविता वगैरह लिखते हो, उस कवि को जो है छायावाद कवि जो है सो कहा जाता है। तो ये तो पहले इसके बारे में लेखक के परिचय हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं इनके जीवन परिचय को। तो बात याद रखिए, इनका जन्म जो है बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में हुआ था, कि नहीं, बेगूसराय में एक सिमरिया गांव का नाम है, वहां इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। देखिए, ये जो मैं जीवन परिचय या लेखक के परिचय को जो बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ लेखक कवि, अगर आप एग्जाम में इसी तरह से लिखते हैं, पहले हेडिंग देकर के लेखक परिचय इतना लिख देते हैं, फिर जीवन परिचय शिक्षा, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा। इससे बेस्ट तरीका कोई भी नहीं लिखने का होता है ना, कोई लगातार लिखते नहीं, आप इस तरह से हेडिंग देकर लिखेंगे, 5 में 5 नंबर मिलने वाला, इससे बेस्ट तरीका नहीं है एग्जाम में सब्जेक्टिव लिखने का। तो इसी तरह से आप लोग भी जो है सो लिखिएगा। तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय के सिमरिया नामक गांव में इनका हुआ था जन्म जो है। पिता का नाम जो है रवि सिंह था और माता जी का नाम मनरूप देवी था। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना, पिता का नाम रवि सिंह और माता जी का नाम मनरूप देवी था। आपकी पत्नी का नाम श्यामावती था, लेकिन श्यामावती, तो ये बात है आप लोग को श्यामवती देवी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा कहाँ तक ये एजुकेशन हासिल किए थे। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई थी, यानी कि शुरुआती शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये गांव से हासिल किए थे। और लगभग सभी जो है वो गांव से ही हासिल करते हैं, जो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो या पुअर फैमिली से। हाँ, जो एक बहुत ही मालदार फैमिली से बिलोंग करते हो तो बचपन से ये दूर पढ़ने लगते, लेकिन शुरुआती शिक्षा जो है वो गाँव से ही पढ़े थे। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक पास किए थे। 1928 ईस्वी में, ये बात याद रखना है, यानी कि 20 साल की उम्र में जो है सो वो मैट्रिक पास किए थे। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए थे, और ऑनर्स जो था वो क्या था? इतिहास था। की परीक्षा जो सो वो पास किए। अब चलिए, तो ये बीए तक पढ़े हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि नौकरी, कौन कौन सी नौकरी जो है सो इनको मिली, कौन कौन से पोस्ट पे ये काम कर चुके हैं। तो HE स्कूल में प्रधान अध्यापक थे, हेडमास्टर थे। और ये जो HE स्कूल है ये बरबीघा में है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले हेडमास्टर जो है सो बने। उसके बाद सब रजिस्टर का भी पद ये संभाल चुके हैं।
जनसंपर्क विभाग में ये सब डायरेक्टर भी रह चुके हैं। यही नहीं, बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं और भागलपुर यूनिवर्सिटी से यानी भागलपुर विश्वविद्यालय में ये कुलपति यानी कि वाइस चांसलर भी जो है सो रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी ये रह चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा अपना जो है सो ये नौकरी में जो है सो एक सेवा दी है, लेकिन बहुत अलग अलग पोस्ट इनको जो है सो मिला। तो ये इनकी नौकरी का था, क्या क्या अपने ज़िंदगी में ये किया। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं साहित्य साधना के बारे में कि कौन कौन सी इनकी फेमस कविता है, कौन कौन सी इसकी फेमस जो है सो कृतियाँ हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपकी प्रथम कविता छात्र सरोदर जो 1925 से प्रकाशित हुई, तो ये आप लोग को याद रखना है कि नहीं। पहली कविता देखिए 1925 में इनकी प्रकाशित हो चुकी थी, जिस कविता का नाम था छात्र सरोदर। अब उसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रचना छपने का क्रम प्रारंभ हो गया। उसके बाद जो है वो अलग अलग पत्रिकाओं में जो है सो ये अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना शुरू कर चुके थे। आपकी कई प्रतिष्ठित कृतियाँ भी है और जो बहुत ही फेमस वर्क है इनका, जो कृतियाँ है वो तो लोग तो ऐसा ही पढ़ते रहते हैं और न जाने कई सारी भाषाओं में उसका तर्जुमा ट्रांसलेट हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कृतियाँ में जो है सो काव्य को देख लेते हैं, जो कविता की किताबें हैं उसमें कौन कौन सी है। तो पहला जो फेमस है उसको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला जो पर्ण भंग है जो 1929 में प्रकाशित हुई। ये सब आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रेणुका जो 1935 में प्रकाशित हुई। हुंकार 1938 में प्रकाशित हुई। रसवंती 1940 में। कुरुक्षेत्र 1946 में। रश्मि रथी 1952 में प्रकाशित हुई। नील कुसुम 1954 में प्रकाशित हुई। उर्वशी 1961 में। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। कोमलता और कवित्व ये 1964 में। हरे को हरि नाम 1970 में। आदि महत्वपूर्ण। तो ये सब इनकी जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सो काव्य खंड है। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं गद्य रचना को। तो पहला है मिट्टी की ओर जो 1946 में प्रकाशित हुई। अर्धनारीश्वर जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो अर्धनारीश्वर जो किताब है उससे कुछ अंश को निकाल करके हम लोग के चैप्टर में दिया गया हुआ है, लेकिन ये अर्धनारीश्वर एक किताब ही है जो 1952 में प्रकाशित हुई। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में। काव्य की भूमिका 1958 में। वट पीपल 1961 में। शुद्ध कविता की खोज 1966 में। दिनकर की डायरी 1973 में। तो ये इनकी बहुत ही फेमस किताबें हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सम्मान के बारे में कि इनको कौन कौन सा सम्मान जो है सो मिल चुका है। तो सबसे पहले है संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी। तो ये जो संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही फेमस कृति है, तो इनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो है सो मिल चुका है, जो भारत में लिटरेचर के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे मिल चुका है, लेकिन उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। राज्यसभा के सदस्य भी थे, राज्यसभा के मेंबर भी, पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। ये एक उपाधि मिली, एक सम्मान मिली उनको जो है। राष्ट्र कवि माने गए, ये भी एक सम्मान है कि इसको लोग राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं। पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए और साथ में इनको पद्म भूषण भी जो है सो मिला है। तो ये जो है सो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ इनका परिचय था। ये इन सारी चीज़ को अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है और साथ में सब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।